हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक्स रेस का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के द्वारा क्यों होता है और ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहली बात कि आपके एग्जाम में यह टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लगभग हर साल पूछा जाता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। बीएससी के एग्जामिनेशन के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान लगाकर इस टॉपिक को अध्ययन करिएगा, ठीक है, पढ़िएगा। जैसे मैं बताऊं कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के द्वारा क्यों होता है, क्यों ना इंफ्रारेड के द्वारा आपका क्रिस्टल का डिफ्रैक्शन होता है, तो एक्स रे ही क्यों लिया जाता है क्रिस्टल के डिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हेडिंग है एक्स रेज डिफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल एक्स रेज का ही डिफ्रैक्शन क्यों करता है, इंफ्रारेड का डिफ्रैक्शन क्यों नहीं करता है। तो इसका सबसे फर्स्ट रीजन यह है कि जो आपका कोई भी एक क्रिस्टल है, सपोज करिए मान लीजिए ये लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। ये जो लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा, मान लीजिए हम उसको डी कह दे रहे हैं। यह क्या है आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, उसको मैं डी कह दे रहा हूं। आपको यहाँ पे छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, मैंने डी लिखा है। अब जो आप एक्स रेज इस क्रिस्टल पर डालेंगे, ठीक है, उसका वेवलेंथ का मतलब समझते हैं, जब कोई भी रेस आपका एक साइकिल कंप्लीट कर दे, जैसे मान लीजिए ये आपका डिस्टेंस जो है क्या कहलाता है, वेवलेंथ। तो जो एक्स रेस का वेवलेंथ होता है और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे या फिर कह सकते हैं कंपेरेबल होंगे, ठीक है। तो जब आपकी ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और वेवलेंथ ऑफ एक्स रेस इक्वल होते हैं, जिसके द्वारा आपका एक्स रेस का डिफ्रैक्शन होता है, किसके द्वारा, क्रिस्टल के द्वारा। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एक्स रेस का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के द्वारा होता है, लेकिन आपका इंफ्रारेड का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के द्वारा क्यों नहीं होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो वेवलेंथ है एक्स रेस का और डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच, जो आपके क्रिस्टल हैं उनके किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है डी, वह दोनों क्या है, कंपेरेबल है। इसलिए एक्स रेस का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के द्वारा होता है। अब जो हमारे साइंटिस्ट थे W.L. ब्रैग एंड W.B. ब्रैग, ठीक है, मैं यहाँ पे उनका नाम लिख दूं, W.L. ब्रैग एंड W.B. ब्रैग, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आपका एक्स रेस का डिफ्रैक्शन होगा एक निश्चित एंगल पे होगा, मान लीजिए थीटा, ठीक है। ये आपका जो लेयर L1 और L2 दिखाई दे रहा है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, जिस क्रिस्टल में आप उसका डिफ्रैक्शन कराना चाहते हैं, तो जो आपके लेयर्स हैं उसको हम L1 L2 के नाम से जानेंगे। अब ये आपके लेयर्स काफी होंगे, लेकिन हमारे जो यहाँ पे लेयर्स L1 है L2 है, इसी से हमारा काम चल सकता है। तो ये आपका लेयर L1 हो गया, ये आपका लेयर L2 हो गया। जो L1 है इसको हम आउटर लेयर कहते हैं, जो L2 है उसको हम फर्स्ट इनर लेयर कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी आपका इस क्रिस्टल पर जो लेयर है कोई एक्स रेज डाला गया, ठीक है। ये मैंने एक्स रेज डाला, इंसिडेंट किया, फॉल कराया इस क्रिस्टल पर, ठीक है, कितने डिग्री एंगल पर, थीटा डिग्री एंगल पर। तो जैसे ही यह किसी भी मॉलिक्यूल से वापस टकरा करके, ठीक है, डिफ्रैक्ट होगा, यह रेज उतने ही एंगल पर होगा जितने एंगल पर यह इंसिडेंट हुआ था। तो मान लीजिए थीटा एंगल पर आया, थीटा एंगल पर चला गया। अब दूसरा एक एक्स रेज आया जो किस पे डिफ्रैक्ट हुआ, L2 लेयर पर, ठीक है। एक दूसरा कोई एक्स रेज आया, ठीक है, डिफ्रैक्ट हुआ L2 लेयर पर और इस तरह से चला गया। अब मुझे प्रूफ करना है ब्रैग्स इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले आप हमें बताइए कि जो ये आप एंगल देख रहे हैं थीटा, क्या आपका ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इस हिसाब से यदि आप P O, ठीक है, और ये रेज इनके बीच में देखें तो ये कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। तो ये आपका कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा, तो यदि आप फिर से ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 90 माइनस थीटा कितनी होगी, तो 90 माइनस 90 और ये प्लस थीटा,
90 से 90 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू थीटा। यानी कि जो आपका ये एंगल होगा ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आप लोग जब फिजिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें आपको सिखाया जाता होगा एंगल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए ये जो आपका एक्स रेस है, ये एक्स रेस और ये आपका लेयर L1, इन्हीं के बीच का आपका एंगल थीटा है, ठीक है। तो यदि आप देखें तो जो आपका एक्स रेस है इसके कौन सी रेखा परपेंडिकुलर है इस एक्स रेस की, तो ये जो आप देखें ये वाला यह रेस परपेंडिकुलर है, यानी कि यह वाली लाइन PO लाइन परपेंडिकुलर है। और इस लेयर L1 की कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, जो आपका ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इनके बीच भी जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से यह वाला एक एंगल है, ठीक है, और यह एक एंगल है, ये कितने डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आपका इसके परपेंडिकुलर है, ये जो रेज आ रही थी, ठीक है, और एक आपका ये जो लेयर L1 है इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से, ठीक है। तो जो आपस में दो रेखाओं के परपेंडिकुलर होते हैं, मान लीजिए ये रेखा L1 इसके परपेंडिकुलर कौन है, यह वाला, इसके परपेंडिकुलर कौन है, यह वाला, तो ये इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। वैसे ही उनके बीच में भी उतना ही एंगल बनेगा, थीटा। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं ये एंगल हमारा थीटा होगा, ठीक है। और उस हिसाब से यदि आप देखें इसमें, तो ये जो आपका एक्स रेस है डिफ्रेक्ट होकर गया है, इसके बीच का जो 90 डिग्री पर है कौन सी रेखा है, कौन सा लाइन है, तो आप देखें तो यह वाला OR आपका परपेंडिकुलर है डिफ्रेक्टेड रे के, ठीक है। और जो आपका ये नॉर्मल है ये किसके परपेंडिकुलर है, L1 के। तो L1 और ये आपका डिफ्रेक्टेड रेज, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। या फिर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझे, यदि आपका ये वाला एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90 का है, तो फिर से आप 90 में से 90 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा। तो फाइनली मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो एंगल आपका यहां पर होगा, ये जो एंगल आपका यहां पर होगा कितने डिग्री का होगा, थीटा। तो जरा मैं यहां पे, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, ये जो आपके दो ट्रिंगल हैं, ट्रिंगल, ठीक है, कौन है आपका, एक POQ एंड इन ट्रिंगल, ठीक है, ROQ, इन ट्रिंगल ROQ में हमने क्या देखा, ठीक है, हमने यह देखा कि जो आपका यह वाला एंगल है, एंगल POQ बराबर है एंगल ROQ के। मैंने दोनों ट्रिंगल में एक चीज बराबर कर दिया है। हमें करना क्या है, दोनों ट्रिंगल को सर्वांगसम करना है। तो दोनों ट्रिंगल को सर्वांगसम करने के लिए आपको किन्हीं तीन चीजों को बराबर करना होगा। या तो आप किन्हीं दो एंगल को बराबर कर दें और एक भुजा को बराबर कर दें, साइड को, या फिर दो साइड को एक एंगल को बराबर कर दें, तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा। तो हमें बराबर करने के लिए मैंने आपको एक चीज बराबर कर दिया है, ये एंगल थीटा होगा इस वाले ट्रिंगल में, इस एंगल वाले ट्रिंगल में भी आपका एंगल थीटा होगा। चलिए अब आप जो साइड देख रहे हैं OQ, ये तो दोनों में सेम है, तो मैं यहां पे लिख दूं साइड OQ will be same in both ट्रिंगल। दोनों ट्रिंगल में जो आपका साइड है OQ कैसा है, बराबर। तो हमने इसमें एक एंगल बराबर कर दिया और एक साइड बराबर कर दिया। अब मुझे एक चीज और बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको अल्टरनेट एंगल नजर आएगा। ये देखें POQR एक अल्टरनेट एंगल है। यदि आप देखें तो एकांतर कोण से हम कहते हैं कोई भी दो यदि पैरेलल रेखा हो, ठीक है, और आप उसको एक तिर्यक रेखा से काटें, ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। यदि ये वाला एंगल थीटा होता है तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये इधर देखिए POQ कितना है, थीटा, तो POQAR जेड बन रहा है, तो ये एंगल आपका कितना बनेगा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा बनेगा। उसी हिसाब से यदि आप ये वाला एंगल देखें तो इसके लिए मुझे कौन सा एंगल देखना पड़ेगा,
ROQP, यानी कि ये एंगल यदि आपका थीटा बनता है, ठीक है, OQ और OQ के बीच, सॉरी OR और OQ के बीच थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें मेरा जो एंगल है, एंगल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कौन सा मैं लिख रहा हूं, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल RQO, ठीक है, एंगल PQO किसके बराबर है, एंगल RQO के बराबर है, ठीक है। तो मैंने इस दोनों त्रिभुज में, दोनों ट्रिंगल में मैंने तीन चीज बराबर कर दिया, तो इसलिए मेरा जो ट्रिंगल होगा, ट्रिंगल POQ क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रिंगल ROQ के, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आगे समझिएगा, ठीक है, मैंने इसको सर्वांगसम कर दिया। अब मैं यहां से ये जो आपका ट्रिंगल है, ठीक है, इसमें क्या मैं किन्हीं भी दो अन्य भुजाओं को भी बराबर कर सकता हूं, क्योंकि हमारे ट्रिंगल क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो मैं इसमें क्या PQ जो आपका ये वाला साइड है PQ और ये वाला साइड है QR, दोनों को मैं बराबर दिखा सकता हूं, क्योंकि दोनों ट्रिंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जी सर, आप बराबर दिखा दीजिए। तो मैं लिख सकता हूं, सो PQ साइड जो होगा बराबर होगा QR के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब जरा देखिए इन ट्रिंगल, ठीक है, POQ में देखिए, इन ट्रिंगल POQ में, जैसे ये जो आपका ट्रिंगल बना हुआ है, फर्स्ट ट्रिंगल यदि मैं यहां पे बना दूं तो कुछ इस तरह से बनाया गया है यह ट्रिंगल, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, इसका नाम क्या है P, इसका नाम O और इसका नाम है Q, ठीक है। अच्छा, यहां पर मुझे आप OQ की वैल्यू बता देंगे क्या, OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू जो आपके प्लेन के बीच का डिस्टेंस है D, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है, OQ की वैल्यू D है, ठीक है। अब मुझे इस त्रिभुज में आप यदि साइन थीटा की वैल्यू बताएं तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, यदि आप देखें यह थीटा तो यह होगा लंब और ये आपका होगा कर्ण, तो इस हिसाब से मेरा बन गया PQ अपान OQ। यहां पर PQ की वैल्यू मुझे नहीं पता, OQ की वैल्यू पता है D, तो साइन थीटा इज इक्वल टू PQ अपान D। यहां से यदि आप PQ की वैल्यू निकालें तो D इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 कह दे रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके दो पैरेलल रेज आ रही हैं और पैरेलली ही डिफ्रेक्ट हो जा रही हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं यहाँ PQ जो लाइन है, यदि इसके पहले आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों रेज ने सेम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। उसके बाद जो आपका OR, ये जो साइड है मैंने डॉटेड लाइन से बढ़ाया है, OR के बाद यदि आप देखें तो दोनों पैरेलल लाइन सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि केवल इतना डिस्टेंस PQ प्लस QR, इतना जो डिस्टेंस है आपका, जिसको मैंने इस तरह से, ठीक है, मैंने इसको कलर कर दिया है, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, किसका, सेकेंड रेज का। ये जो फर्स्ट रेज है इससे अधिक चला है कितना डिस्टेंस, PQ प्लस QR, यानी कि यह पाथ डिफरेंस है। तो जो ब्रैक्स थे उन्होंने कहा कि जो आपका पाथ डिफरेंस होगा, जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वह किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा क्या, जो आपका पाथ डिफरेंस है। किन्होंने कहा, ब्रैक्स ने कहा, ठीक है। अच्छा, पाथ डिफरेंस है कितना, PQ प्लस QR, तो मैं यहां पे लिखूंगा PQ प्लस QR इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का मतलब है n इंटू लेमडा। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे बढ़िए, जरा यहां पर मुझे बताइए क्या PQ और QR दोनों मैंने बराबर कर दिया है, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से आप देखें,
पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो मैं क्या यहाँ पे क्यू आर की जगह पे पी क्यू लिख दूं, पी क्यू इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहां से आप देखिए ध्यान से, तो पी क्यू प्लस पी क्यू, कितने पी क्यू हो गए, 2 इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में यदि आप इक्वेशन 2 से पी क्यू की वैल्यू को पुट करें तो आपको फाइनली जो प्रूफ करना था इक्वेशन, आपको वही इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां पर पुट कर देता हूं, स्पेस मेरा थोड़ा सा खाली हो गया। अब देखें मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को यहां पर लिखता हूं 2pq इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 से pq की वैल्यू d साइन थीटा उठाकर यदि आप पुट कर दें तो ये हो गया d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, यानी कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं कि ब्रैग्स इक्वेशन। दिस इज ए ब्रैग्स इक्वेशन। यही आपको प्रूफ करना होता है और आपको बताना होता है कि एक्स रेज का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल के द्वारा ही क्यों होता है, इंफ्रारेड के द्वारा क्यों नहीं होता है। ये यदि आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो 9 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा। है आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसी के साथ आज का जो है ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।